फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाओ की योद्धा में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि मैं आप सभी को लास्ट टाइम जो वीडियो प्रोवाइड करवाई थी वो मैथ्स का वीडियो था, ठीक है। उसमें मैं आप सभी को 49 तक का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर सीजी व्यापक में जो पूछा गया है उसमें का क्वेश्चंस करवा दी थी। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में 50 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी, इसको सॉल्व करवाना। ये सारे क्वेश्चंस मैं आप सभी को आपके आने वाला जो सीजी व्यापक का एग्जाम है मंडल शिक्षक, उसके लिए प्रोवाइड करवा रही हूँ सैंपल के तौर पर कि जो सीजी व्यापक है वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है आप सभी के पास, तो आप सभी का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप सभी जो है पेन कॉपी लेकर भी बैठिएगा, ताकि मैं जो बनाती रहूँ उसको भी आप सभी बनाएंगे। अगर कुछ नहीं पता रहेगा तो आप सभी को बाद में और प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा, इससे आप सभी का टाइम भी बचेगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है, जब इन ब्रैकेट 67 टू द पावर 67 प्लस 67 को 68 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा। तो फ्रेंड्स ये रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, मीन्स शेषफल से रिलेटेड क्वेश्चन है। इतने को मैं जब 68 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा रिमाइंडर, मीन्स शेषफल क्या बचेगा, ये हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस व्यापक बहुत ही टाइम से पूछता ही रहा है, तो हो सकता है आप सभी के एग्जाम में भी पूछ दे। तो रिमाइंडर वाला क्वेश्चन जरूर देखिएगा। ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, किसके अंतर्गत, नंबर सिस्टम जो है उसके अंतर्गत ही हम इसको पढ़ते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ये जो दिया हुआ है 67 टू द पावर 67 प्लस 67 डिवाइडेड बाय 68, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ये जो 68 है, ठीक है, ये दोनों की बटे में है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ठीक है, देखिए इसको मैं मिटा देती हूँ। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो क्या ये गलत होगा, इसके नीचे में आ जाएगा 67 68, ठीक है, 68 से डिवाइड करना है, ये दोनों की बटे में है, और इसके नीचे में भी 68, तो ये कुछ भी गलत नहीं है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये वाला पोर्शन सॉल्व करके दिखाऊंगी, उसके बाद ये वाला तुरंत ही हो जाएगा। मैं आप सभी को समझाती हूँ, उसमें मुझे टाइम लगता है। कहने का मतलब है किसी को अगर मैं बता रही हूँ तो मुझे लगना चाहिए कि आप सभी को समझ में आ रहा है। इस प्रकार से मैं आप सभी को समझाने का प्रयास करती हूँ, इसलिए टाइम लगता है। नहीं तो ये क्वेश्चन सेकेंड्स का है, ठीक है, चुटकी बचाते ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आप सभी जो है ध्यान से सुनेंगे। तो देखिए 67 टू दी पावर 67 है, ठीक है, और डिवाइडेड में है 68। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर जब रिमाइंडर निकालना होना शेषफल, तो हम सिर्फ शेषफल के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। भागफल वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ शेषफल पर ध्यान देंगे, रिमाइंडर पर। और रिमाइंडर कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर, एक होता है निगेटिव रिमाइंडर। मैं आप सभी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर आखिर होता क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप सभी को यह पता होना चाहिए। सपोज करते हैं कोई संख्या है 4, ठीक है, इसको हम संख्या 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या 4 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या जो है, ठीक है, उससे कोई संख्या तभी डिवाइड होता है जब उससे बड़ा हो, ठीक है। और उससे छोटी कोई भी संख्या अगर है तो वो हमेशा रिमाइंडर ही रहेगा। तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा 5 का, ठीक है। यहाँ पर ये अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब मुझे निगेटिव रिमाइंडर निकालना है, तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। जो पॉजिटिव रिमाइंडर है, ठीक है, उससे जो भी भाजक है उसको हम घटा देंगे। तो देखिए 4 और 5 को अगर मैं घटाती हूँ, मीन्स 5 से अगर मैं 4 को घटाऊंगी तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार ये जो 1 है, ठीक है, -1, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव रिमाइंडर। तो इस प्रकार से पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये निगेटिव रिमाइंडर है, इसलिए इसमें माइनस ही रहेगा, है ना। आप सभी इसको ध्यान में रखेंगे, निगेटिव रिमाइंडर में माइनस रख लेते हैं और पॉजिटिव रिमाइंडर में तो पॉजिटिव ही रहता है। अब आगे देखते हैं, चलिए अब सॉल्व करते हैं, बहुत ही जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए ये 67 है और ये 68 है, तो यहाँ पर निगेटिव रिमाइंडर कौन सा होगा, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर होगा 67। क्या होगा, 67 ही पॉजिटिव रिमाइंडर है, क्योंकि 67 68 से जाएगा नहीं। अभी हम घात को नहीं देख रहे हैं, ठीक है, घात को नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ इस पर फोकस करेंगे, इसको सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूँगी, देखिए अगर मैं इसको लूँगी 67 को, है ना, तो 67 को क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए इसके पावर में क्या है, 67 है, मतलब 67 बार गुना, बहुत बड़ी संख्या है ये, बहुत ही बड़ी, ठीक है। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन मैं यहाँ पर अगर इसका निगेटिव रिमाइंडर ले लूँगी, ठीक है, तो निगेटिव रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -1 आएगा।
तो -1⁻67 हो जाएगा। हमें सिर्फ रिमाइंडर के ऊपर ध्यान देना है जब रिमाइंडर वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक बार फिर से बता रही हूँ, ठीक है। 67 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसके पावर में 67 है और इसको मैं कितना भी 67 बार लिखूंगी तो कितनी बड़ी संख्या आ जाएगी, इसको हम डिवाइड करते करते बैठे रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें इसका निगेटिव रिमाइंडर लेती हूँ -1, तो -1 के पावर में कितनी भी बड़ी संख्या हो, करोड़ों संख्या हो, ठीक है, -1 का जो है उसमें सिर्फ हमें पावर में सिर्फ ये देखना है कि ये जो पावर है वो पॉजिटिव, ये जो पावर है वो इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है, ठीक है। कहने का मतलब है सम संख्या है या फिर विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है तो -1 आएगा और सम संख्या रहेगा तो 1 आएगा, ठीक है। इतना तो आप सभी जानते ही हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या है, यहाँ पर ऑड है, ठीक है, 7 आया है, ठीक है, 67 है, तो ये कौन सी संख्या है, ये विषम संख्या होती है। तो अगर मैं 68 से इसको डिवाइड करूँगी, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ कि ऊपर में जो है वो ऑड है, विषम है, तो हमारा आ जाएगा -1/68। क्या आ जाएगा, -1/68, है ना। तो मेरा जो यहाँ पर रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा, -1। कितना आ गया, -1। इसको सॉल्व करने पर रिमाइंडर आएगा मेरा -1। तो इस प्रकार ये हो गया -1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं 67/68, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 67 को अगर मैं 68 से डिवाइड करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी पॉजिटिव देखिए, ऐसा नहीं है कि आप सभी को निगेटिव रिमाइंडर ही लेना है या फिर पॉजिटिव रिमाइंडर ही लेना है। आपको दिमाग लगाना है कहाँ पर पॉजिटिव लेना है, कहाँ पर निगेटिव लेना है। आप कुछ भी लेंगे, ठीक है, अगर आप एक को निगेटिव रिमाइंडर ले लेते हैं, एक को पॉजिटिव रिमाइंडर ले लेते हैं, तब भी उतना ही आंसर आएगा, ठीक है। और दोनों के ही पॉजिटिव रिमाइंडर और दोनों के निगेटिव रिमाइंडर लेते हैं तब भी उतना ही आंसर आएगा। आंसर में कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है। इसलिए आप सभी निश्चिंत रहेंगे कि हम पॉजिटिव रिमाइंडर लें या फिर निगेटिव रिमाइंडर लें। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताती हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पर तो मैं निगेटिव रिमाइंडर क्यों ली हूँ आप सभी को बता चुकी हूँ, क्योंकि हमें कभी भी अगर ऐसा घात वाला आता है ना, जैसे कि यहाँ पर ये वाला घात दिया हुआ है, ठीक है, तो घात वाले में हमारी कोशिश यही रहना चाहिए कि यहाँ पर ये जो ब्रैकेट वाली संख्या है वो 1 आ जाए। क्या आ जाए, 1 आ जाए, 1 या फिर -1। इसलिए मैं यहाँ पर निगेटिव रिमाइंडर ली हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं चाहूँ तो निगेटिव रिमाइंडर भी ले लूँ, मैं दोनों से ही सॉल्व करके बता देती हूँ आप सभी को। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, बता चुकी हूँ मैं, 67 है। तो मेरा रिमाइंडर क्या आ गया, पहले को मैं सॉल्व करी तो -1 आया है और दूसरे को सॉल्व करी तो 67 आया। तो इस प्रकार से -1 + 67 कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 66, पॉजिटिव 66। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब देखिए अगर मैं निगेटिव रिमाइंडर ले लूँगी दोनों में ही, तो पहले में क्या था, -1 था, अभी यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, उतना ही आएगा, -1, क्योंकि 67/68 ही है, तो यहाँ पर भी -1 आ जाएगा निगेटिव रिमाइंडर। तो -1 करूँगी तो आप सभी को पता ही है कि माइनस माइनस जब रहता है तो वापस मेड हो जाता है, तो आ जाएगा -2। तो क्या यहाँ पर ऑप्शन में -2 दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। आप देखिए मैं आप सभी को एक बात बता देती हूँ कि कभी भी ना ऑप्शन में निगेटिव रिमाइंडर नहीं दिया रहता है, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर दिया रहता है। तो मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि निगेटिव रिमाइंडर या फिर पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारा निगेटिव रिमाइंडर आ रहा है -2, तो हमारा जो भाजक है वो क्या है, 68 है। तो -2 और 68 में डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो आंसर क्या है हमारा, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 66, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी जो है बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार जब 36 संतरे बेचता है तो उसको 4 संतरे के विक्रय मूल्य का घाटा होता है, तो उसका हानि प्रतिशत है। तो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला जा रहा है, 36 संतरे बेचता है, ठीक है, तो ये 36 क्या है, विक्रय मूल्य है। क्या है, विक्रय मूल्य। इसको सॉल्व करने का ये तरीका है, ठीक है, क्या है ये, विक्रय मूल्य। अब देखिए उसको घाटा कितने का हो रहा है, 4 संतरे का, मीन्स 4 क्या है, ये हानि है। क्या है, हानि है। 4 क्या है, हानि है, और 36 क्या है, विक्रय मूल्य है। अब देखिए अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, क्योंकि लाभ या हानि परसेंटेज क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, देखिए हानि इज इक्वल टू क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस यहाँ पर विक्रय मूल्य, ठीक है। हानि इज इक्वल टू क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि कितना है, 4 है, ठीक है, क्रय मूल्य हमें निकालना है, और विक्रय मूल्य कितना है, 36 है। तो मैं 36 को इधर ट्रांसफ़र कर दूंगी तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि इधर ये माइनस है तो इधर जाके ये प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, देखिए 4 + 36 इज इक्वल टू 40। तो मेरा क्रय मूल्य कितना निकल गया, 40 निकल गया। और जब हम चेंज करते हैं, ठीक है, किसको, हानि को परसेंटेज में चेंज करते हैं, तो कैसे चेंज करते हैं, जो क्रय मूल्य होता है वो नीचे होता है तो 40 नीचे आ जाएगा, ठीक है। जो हानि है वो ऊपर रहता है तो 4 ऊपर हो जाएगा,
और हम किससे इंटू करते हैं फिर 100 से, क्योंकि क्या बोली मैं, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। किस पर? क्रय मूल्य। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो कॉस्ट प्राइस पर ही निकाला जाता है, जो हानि है या फिर लाभ है उसको। तो बेस क्या हो गया मेरा, जो क्रय मूल्य है वो बेस हो गया, जिसको मैंने कहाँ पर लिखी हूँ, नीचे लिखी हूँ। और जिसका निकालना होता है, जिसको परसेंटेज में चेंज करना है, हम उसको ऊपर लिखते हैं और क्रॉस 100 करते हैं। तो यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो गया, 0 से 0, 4 एकम 4 हो गया, तो कितना आ गया? 10%। तो इस प्रकार ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कितना परसेंटेज? 10%। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक कोण अपने अनुपूरक का 5 गुना है, उसका माप होगा। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। अनुपूरक मीन्स क्या फ्रेंड्स? आप सभी पढ़ते होंगे पूरक कोण, है ना। ऐसे दो कोण जिनका योग जो है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। जैसे कि 30 डिग्री 60 डिग्री का जो जोड़ा है वो क्या कहलाएगा? ये अनुपूरक या फिर पूरक कोण कहलाएगा। देखिए यहाँ पर अनु लिख दिया, तो इससे कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं हिंदी में, है ना। लेकिन अनुपूरक बोले या पूरक बोले, ये दोनों ही क्या होता है, जो 90 डिग्री वाला जो रहता है, कि दो कोण जिनका एडिशन जो है वो 90 डिग्री होता है, वही क्या कहलाता है? पूरक कोण। मतलब वो दोनों कोण के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, 30 डिग्री 60 डिग्री का जोड़ा हो गया, 45 का जोड़ा हो गया। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का एडिशन कितना है? 90 डिग्री। तो ये क्या कहलाते हैं? पूरक कोण या अनुपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक कोण अपने अनुपूरक का 5 गुना है। ठीक है, मीन्स अनुपूरक को अगर मैं x मान लूँ, तो ये जो कोण बोला जा रहा है वो कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। ठीक है, और दोनों कोणों का एडिशन कितना होगा? 5x प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? कंडीशन है पूरक कोण या फिर अनुपूरक कोण होने की। तो देखिए 5x प्लस x करूँगी तो ये 6x हो जाएगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अब देखिए यहाँ पर मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं 6 को इधर ट्रांसफ़र कर दूँगी। ठीक है, क्या करूँगी? 6 को इधर ट्रांसफ़र कर दूँगी, तो ये आ जाएगा बटे में। ठीक है, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। अब मैं 6 पे डिवाइड करती हूँ, तो 6 एकम 6 करूँगी। ठीक है, तो 6 एकम 6 करने के बाद कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा 30। फिर मैं डिवाइड करूँगी तो 6 पंचे 30। तो कितना आ गया? x की वैल्यू 15। कितना आ गया? 15 मीन्स 15 आ गया। तो x इज इक्वल टू 15 आ गया। मुझे क्या पूछा गया? एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 5 गुना उसका मान होगा, मीन्स जो 5x है उसकी वैल्यू पूछा हुआ है। ठीक है, ये पूछा ना, एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 5 गुना है, उसका माप होगा, मीन्स जो 5 गुना है उसी का ही हमें वैल्यू बताना है। तो 5x कितना हो जाएगा? 5 इंटू 15, तो 15 पंचे 75। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 53। व्यंजक दिया हुआ है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछता है व्यापम, है ना। ये जो क्वेश्चन है इसके लिए आप सभी को थोड़ा सा दशमलव के बारे में पता होना चाहिए, जो ठीक है, और जो घातांक वाला जो चैप्टर है ना उसके बारे में आपको पढ़ना होगा थोड़ा सा। और जो बच्चे मैथ्स वगैरह बनाते रहते हैं उनको तो ये बहुत ही ईजी लगेगा और वो इजीली ही सॉल्व कर लेंगे। जो पहली बार अगर तैयारी कर रहे होंगे, है ना, अदर सब्जेक्ट वाले होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा ये रहेगा। तो चलिए देखते हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें 243 लिखा हुआ है, 2 की पावर दिया, हम एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद ही मैं आप सभी को इसको ऊपर में और नीचे में रख करके लास्ट में बताऊंगी। तो पहले मैं ऊपर का सॉल्व कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये 243 है। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, है ना, सॉल्व करने के लिए, ताकि आप सभी को और भी अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ये 243 दिया हुआ है, इसका जो ऊपर में घात में क्या दिया हुआ है? 0.13 दिया हुआ है। इसके बाद फिर देखिए इंटू में क्या है? 243 है। ठीक है, उसके घात में फिर दिया हुआ है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या होता है घातांक के नियम से a⁴m। ठीक है, क्रॉस है ना यहाँ पर इंटू, और a⁴n हो तो क्या हो जाता है? a⁴m+n हो जाता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर घात जुड़ जाएगा जब आधार जो है वो बराबर होता है, सेम होता है तब। तो यहाँ पर हम पहले जोड़ देते हैं। तो देखिए 0.13, 0.07, तो 3 और 7। ठीक है, इसको ऐड करूँगी तो कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, हासिल 1 हो गया, और ये हो गया 2। तो इस प्रकार आ गया 0.20। कितना आ गया? 0.20। ठीक है, अब ये जो 0.20 है ना, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? देखिए ये 0.20 है ना, तो ये जो 0.20 है इसमें से मैं पॉइंट को हटा दूंगी और यहाँ पर 20 लिखूंगी, तो नीचे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, क्योंकि जितना भी दशमलव हम हटाते हैं नीचे में एक के बाद उतना ही 0 लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं दो जो दशमलव मीन्स दशमलव के बाद जो 2 संख्या है, ठीक है, तो उन दोनों संख्या को मैं दशमलव के पहले ले आई।
तो इसलिए नीचे में 1 के बाद उतना ही 0 लग गया है। ये फैक्ट्स मैं जो बेसिक वाले बच्चे होंगे, ठीक है, जो दूसरे सब्जेक्ट वाले होंगे उनके लिए बता रही हूँ। अब देखिए, अब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो घात में कितना मिल गया मुझे, 243 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 5 मिल गया। कितना मिल गया, 1/5 मिल गया। मैं अभी तक घात को सॉल्व कर रही थी। अब देखिए, ये जो 243 एक्चुअली में ये क्या है, 3 के पावर में 5 है। क्या है ये, 3 के पावर में 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू रख दूँगी तो कैसे हो जाएगा, 3 के पावर में 5, ठीक है, और बाहर में क्या है, 1/5। तो देखिए, जब मैं ब्रैकेट खोलूँगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में क्या आ गया मेरा, 3 आ गया। कितना आ गया, 3। अब हम नीचे को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, नीचे में जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 43 है, ठीक है, 49 है और ये 7 है। तो 7 है, ठीक है। इन दोनों, ये दोनों भी क्या है, ये देखिए, ये 7 का क्यूब होता है और ये 7 का स्क्वायर होता है। जब ये बच्चे मैथ्स वगैरह तैयारी कर रहे हैं तो उनको कम से कम 30 तक जितना भी स्क्वायर है वो याद होना चाहिए, ठीक है, और साथ ही 20 तक कम से कम जो क्यूब है वो याद होना चाहिए। तभी आप सभी जो है कोई भी क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को, कि एक्चुअली में ये क्या है करके। बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको एकदम इजीली फ्लुएंटली याद हो जाएगा, जिससे आप सभी को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही मदद मिलेगा। तो देखिए, अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो अगर मैं 0.072 है तो ये क्या होगा, 7 का स्क्वायर होगा 49। इसको मैं लिख देती हूँ। देखिए, 7 का स्क्वायर, इसके ऊपर में आ जाएगा 0.075, ठीक है। तो जब मैं ब्रैकेट खोलूँगी तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, इनटू में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, इनटू में आ जाएंगे। और जब मैं इसको इनटू करूँगी तो देखिए 75 जो है, ठीक है, उसका दुगुना क्या होता है, 150 होता है। कितना होता है, 150 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा, घात को मैं सॉल्व करके बता रही हूँ आप सभी को, 075 इज इक्वल टू आ जाएगा 150। अब देखिए, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है। इसलिए जब भी हम इंटू करते हैं तो देखिए, इंटू आप ऐसे ही कर लीजिए, ठीक है, जैसा कि मैं 2 और 75 को इंटू कर ली हूँ। इसके बाद देखिए कि दशमलव जो है कितनी संख्या के पहले, तो उतनी संख्या के पहले हम दशमलव लगा देंगे। तो हमने देखा कि 3 संख्या के पहले, तो 1 2 3, तो इसके पहले लग जाएगा दशमलव। तो यहाँ पर क्या मिला मुझे, 0.150 मिल गया। इसके बाद अब हम ये वाला सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है 7 का क्यूब, ठीक है, और बाहर में क्या है, 0.2 है। तो ये दोनों इंटू में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही ब्रैकेट खोलूँगी तो ये इंटू हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 हो गया। तो 7 के पावर में कितना है, 0.6 है। यहाँ पर क्या है, 0.6। तो यहाँ पर मुझे मिल गया 7 टू द पावर 25, ठीक है, क्रॉस 7 टू द पावर 0.15। 0 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। उसके बाद है क्रॉस 7 टू द पावर 0.6 मिल गया। तो आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी का आधार सेम है। तो यहाँ पर मैं सभी के घात को जोड़ दूंगी, ठीक है। तो सभी के घात को हम जोड़ेंगे तो मैं थोड़ा आप सभी को अच्छे से समझ में आए करके ऐसे ही जोड़ के बता देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर है 0.25, उसके बाद है 0.15, उसके बाद है 0.6, ठीक है। तो इसके बाद हम ऐसे 0 लगा देते हैं। तो देखिए, अब हम इसको ऐड करेंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हाफ फिलाई 1 हो गया। 2 में 1 ऐड करूँगी तो 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 4 में 6 ऐड करेंगे तो 10 हो गया। तो कितना आ गया, 100 आ गया। कितना आ गया, 100 आ गया। अब देखिए, जो दशमलव है वो कितनी संख्या के पहले, 2 संख्या के पहले। तो यहाँ पर जो 100 आया है, ठीक है, तो हम इसमें 2 संख्या के पहले दशमलव का लगा देंगे, ठीक है। तो 1 0 1 0 2 संख्या हो गया, यहाँ पर लग जाएगा दशमलव। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, घात में 7 टू द पावर 1 मिलेगा, ठीक है, मीन्स ओनली 7। तो हमारा क्या आ गया, ऊपर में क्या आया था, 3 आया था और नीचे में क्या आया, 7 आया। तो इस प्रकार 3/7 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। किसमें, ऑप्शन बी में। वैसे देखिए फ्रेंड्स, आप सभी जो हैं ये जो क्वेश्चंस है, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए जो भी समय आपको लगेगा वो किस में लगेगा, आपको पहचानने में कि किसका क्यूब है, क्या है। तो अगर आप सभी जो है, जो मैं बताई हूँ कि याद करेंगे तो ये इजीली आप सभी से सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं आप सभी को समझाती हूँ ना, उसी में ही टाइम लगता है। कई बार बच्चे जो है कमेंट करते हैं कि मैम बहुत ज़्यादा टाइम लेते हो, है ना, ऐसा करके। तो मैं उनको बता देती हूँ कि देखिए, आप सभी जो है मेरे सामने तो है नहीं, है ना, तो मुझे
थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि आपको कैसे बताऊं, इसलिए मैं थोड़ा सा जो गुना भी हुआ है उसको भी अच्छे से समझा देती हूँ, कैसे ऐड हुआ है ये भी समझा देती हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। लेकिन फिर कई बच्चे जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है उनका मैथ्स अच्छा ही स्ट्रांग हो, तो उनको लगता है कि नहीं हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो देखिए वीडियो आपके हाथ में है, आप सभी जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं जो आपको पता है। आप सिर्फ क्वेश्चन देखिए, खुद बनाइए, पॉज करके रखे रहिए वीडियो को, ठीक है। ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, मैं जो बोल रही हूँ वही करना ज़रूरी थोड़ा है, मतलब उसी को देखना थोड़ा ज़रूरी है। अगर आप बना सकते हैं खुद बनाइए, आगे निकलिए। आप सभी के लिए मीन्स आप सभी का प्रैक्टिस हो करके मैं ये वीडियोज़ बना रही हूँ, है ना। तो आप सभी जो है इसका फ़ायदा उठाइए और फालतू वगैरह कमेंट बिल्कुल भी मत कीजिए कि टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये वीडियो में टाइम वेस्ट होता ही नहीं है भाई। आपके हाथ में, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी धन राशि का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपये है, तो वह धन राशि है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का बहुत ईजी तरीका है। अगर आप सभी इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला रख करके कि पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे फिर चक्रवृद्धि ब्याज, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। और आप सभी के लिए ऐसा करना ठीक भी नहीं, क्योंकि जब हम लंबा मेथड सॉल्व करते हैं ना तो वो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए, है ना। तो इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता रही हूँ, बस वो याद रखिएगा। इसको निकालने अंतर इज इक्वल टू होता है साधारण ब्याज और जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसमें अंतर इज इक्वल टू होता है दर। देखिए यहाँ पर होता है पहले मूलधन होता है, ठीक है। इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आ जाएगा, ठीक है। देखिए अंतर इज इक्वल टू होता है मूलधन, ठीक है, जिसको हम पी से शो करते हैं इन ब्रैकेट दर बटा 100 का होल स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। अब ये फार्मूला कहीं बाहर से नहीं आया हुआ है, उसी में जब हम रखते हैं ना, ठीक है, साधारण ब्याज माइनस चक्रवृद्धि ब्याज करके, तो उसमें ये आ जाता है, ठीक है। अब तो आप सभी जो है ये मत सोचिएगा कि कहीं बाहर से आया, ये मैं उसको सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व करते हुए आते हैं तो ये लास्ट में हमें मिलता है। तो आप सभी जो उतना लंबा क्यों सॉल्व करेंगे, आप सभी के पास टाइम की भी कमी रहेगी, है ना, प्लस उसमें क्या होगा गुना भाग करने में डिफिकल्टी होगी। तो इसको हम इसी से सॉल्व करते हैं। तो देखिए अंतर कितना दिया हुआ है 1 रुपये का, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। पी हमें निकालना है धनराशि क्या है करके, ठीक है। दर कितना दिया हुआ है, दर दिया हुआ है 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे और नीचे में क्या है 100, और ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। अब मैं फिर से लिखती हूँ इसको 1 इज इक्वल टू पी, ठीक है, इन ब्रैकेट 4 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, टू द पावर 2, 2 वर्षों में बोला गया है। देखिए यहाँ पर तो ये हो गया 2। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 4 25 100 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा p इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6 to 5, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है, क्या होता है 625, और इधर क्या है 1 है, तो मुझे p की वैल्यू चाहिए। तो मैं 625 को क्या करूँगी, जो 625 है इसको मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगी, तो 1 इंटू 625 हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 625। देखिए क्या हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिए, देखिए यहाँ पर 1 है, ठीक है, इज इक्वल टू p है, और यहाँ पर है 1 डिवाइडेड बाय 25 स्क्वायर करके आया। तो स्क्वायर करूँगी तो स्क्वायर क्या होता है 25 का स्क्वायर होता है 625, कितना होता है 625, तो p इंटू हो जाएगा ये 1 डिवाइडेड बाय 625, ठीक है। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए p की, इसलिए मैं इसको इधर ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो ये जो इधर डिवाइड में रहता है ना वो सेकेंड साइड जाकर इंटू में चला जाता है, तो 1 इंटू 625 होगा, तो 1 में 625 का इंटू करूँगी तो कितना मिलेगा 625 ही तो मिलेगा ना। तो इस प्रकार p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 625। देखिए मैं जैसे जैसे बताते जाती हूँ ना, आप सभी पेन कॉपी लेकर बैठिए और बनाते जाइए, डेफिनेटली आप सभी से भी अच्छे से बनता जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये मिश्रण का क्वेश्चन पूछा गया है। एक बोतल दूध से भरी है, ठीक है, एक बोतल दूध से भरी है, 1/3 दूध निकालकर समान मात्रा में पानी डालकर बोतल को भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार की जाती है। बोतल में दूध और पानी का अंतिम अनुपात क्या है, ये हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए मैं आप सभी को एक फॉर्मूला बताने वाली हूँ। फॉर्मूले से आप सभी इसको बहुत ही ईजिली अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए ऐसे बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन उसमें आप सभी को समझने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा और बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप सभी जो है सिर्फ फार्मूला देखिए और खुश हो जाइए। फार्मूला क्या होता है, देखिए कभी भी इस प्रकार से बोला जाता है ना कि इतना पानी निकाल करके, है ना, इतना दूध निकाल करके उतना ही पानी डाल दिए, इस प्रकार से अगर बोला जाता है तो उसमें
उसके लिए निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, लास्ट में जो दूध की मात्रा है उसमें वो कितना होगा। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं, लास्ट में देखिए क्या बोला गया है, एक बोतल दूध से भरी है, 1/3 दूध निकालकर समान मात्रा में पानी डालकर बोतल को भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार की जाती है। तो जो प्रक्रिया है पूरा करने के बाद अंत में लास्ट में दूध की मात्रा कितनी है उसमें बोतल में, ठीक है, ये निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। देखिए आप सभी को अंत में दूध की मात्रा पता चल जाएगी बोतल में, तो आप सभी पानी की मात्रा ऑटोमेटिक निकाल लेंगे, है ना, इजीली। तो देखिए इसके लिए फार्मूला होता है, मात्रा इज इक्वल टू, दूध की मात्रा इज इक्वल टू एक्स क्रॉस, ये क्रॉस भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इसको ब्रैकेट ले लेते हैं, 1 - a डिवाइडेड बाय एक्स और टू द पावर n। ठीक है, ये जो n है वो क्या है, ये जो प्रक्रिया जितनी बार दोहराई गई है, जितनी बार मतलब किया गया है वो है। तो कितनी बार किया गया है, 3 बार किया गया, तो n क्या होगा यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, x क्या है, ये दूध की मात्रा होती है, क्या होती है, दूध की मात्रा। जैसे कि इसमें डायरेक्टली बोल दिया गया कि एक बोतल दूध से भरी है, कई बार दिया रहता है कि एक बोतल में 40 किलो मतलब 40 लीटर जो है वो दूध है, इस प्रकार से दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बोल दिया गया है कि भरी हुई, तो यहाँ पर हम x को x ही लेंगे। ठीक है, और a क्या होता है, जितना दूध निकाला गया है। ठीक है, क्या जितना दूध निकाला गया है वो होता है x, तो कितना दूध निकाला गया है, 1/3। ठीक है, देखें यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको मिटा देती हूँ, आप सभी को दिखेगा कितना दूध निकाला गया है, 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर 1/3 कहने का मतलब है x का, x जो है बोतल में मैं जो दूध की मात्रा है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं मानती हूँ कि बोतल में जो दूध की मात्रा है वो कितना है, x है, कितना है, x है। ठीक है, तो जो 1/3 दूध निकाला जा रहा है ना, वो कितना होगा, x का 1/3 होगा, मतलब कितना दूध निकाला जा रहा है, x डिवाइडेड बाय 3 दूध निकाला जा रहा है। कितना मात्रा में दूध निकाला जा रहा है, x डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि क्या बोला जा रहा है, 1/3 निकाला जा रहा है और टोटल दूध कितना है, x। ठीक है, तो इसी प्रकार a क्या है, यही है, जितना दूध निकाला जाता है ना वो क्या है, a है। तो इस प्रकार आप सभी को फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। देखिए सॉल्व कैसे कर रहे हैं, अब x तो x ही रहेगा। ठीक है, 1 - x डिवाइडेड बाय 3 होगा और नीचे में क्या होगा, x होगा, क्या होगा, x होगा, और ब्रैकेट के ऊपर में यहाँ पर क्या रहेगा, घात में 3 रहेगा, क्योंकि 3 बार किया जा रहा है। अब देखिए ये जो इस प्रकार से रहता है डिवाइड, ठीक है, तो ये जो है ये पूरा डिवाइड है। ठीक है, इन दोनों के बीच, तो ये वाला जो डिवाइड में रहता है ना वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये 3 जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो ये इसको मैं यहाँ से मिटा देती हूँ। अब देखिए ऊपर में भी x है और नीचे में भी x है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, सेम सेम है। अब मैं 1 - 1 डिवाइडेड बाय 3 है, तो 3 का इससे इंटू होगा। ठीक है, 3 एकम 3 ब्रैकेट में ही है, देखिए इस प्रकार से 1 - 1 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 3 है, तो 3 का इससे इंटू होगा, तो 3 एकम 3 -1 डिवाइडेड बाय 3 होगा, तो ये 2/3 आ गया। उसके ऊपर में क्या है, क्यूब है, क्या है ऊपर में, क्यूब है, ऐसे। ठीक है, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, तो दूध की मात्रा कितनी आई मेरा, देखिए दूध की मात्रा यहाँ पर आ रहा है x इज इक्वल टू x नहीं, अंत में जो दूध की मात्रा बची हुई है बोतल में वो कितना आ रहा है, 8 डिवाइडेड बाय 27, कितना आ रहा है, 8 डिवाइडेड बाय 27। तो ये दूध की मात्रा मिल गई मेरे को 8 डिवाइडेड बाय 27। तो अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है पानी की मात्रा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया बोतल में दूध और पानी का अंतिम अनुपात क्या होगा। ये अनुपात नहीं है, ठीक है, अनुपात में दिया हुआ है करके मत समझ लीजिएगा, ये सिर्फ मुझे लास्ट में जो बोतल है उसमें दूध की मात्रा कितनी है वो मिला। अब मैं ये कैसे निकालूंगी, तो देखिए कोई भी चीज़ जो है वो अपने आप में 100% होता है, क्या होता है 100%, और जब मैं 100% को फ्रैक्शन में चेंज करती हूँ, ठीक है, ये 100% है, तो परसेंट मतलब क्या होता है, नीचे में 100 क्या होता है, नीचे में 100, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कोई भी चीज़ जो है अगर मैं परसेंटेज में लेती हूँ तो 100%, ठीक है, अगर मैं उसको फ्रैक्शन में चेंज करती हूँ तो 1 होता है। तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे पानी की मात्रा निकालनी है। तो मुझे दूध की मात्रा पता है और वो टोटल कितना है, 1 है, कितना है, टोटल है 1 है। तो जब मुझे पता है कि टोटल 1 है और दूध की मात्रा इतनी है, तो पानी की मात्रा निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, 1 से घटा दूँगी, सिंपल। ठीक है, 1 क्या है, ये टोटल है, ठीक है, और इस टोटल में से 8/27 क्या है, दूध है। अब मुझे क्या निकालना है, पानी निकालना है, तो टोटल में से दूध को घटा दूंगी तो निकल जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा, 1 माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर 27 आ जाएगा। ठीक है, इंटू करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 27 - 8/27 हो जाएगा। ठीक है, तो 27 माइनस अगर मैं 8 करती हूँ, यहाँ पर माइनस का साइन है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 27 में 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, तो 19/27।
पानी की मात्रा कितना मिल गया 19/27 और दूध की मात्रा कितना मिला 8/27। तो मैं इन दोनों को डिवाइड कर देती हूँ। देखिए एक्चुअली में कोई कमेंट कर रहे थे कि मैम आप कोरे पेज में समझाइएगा करके, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि मैं समझाऊंगी, है ना, मेरे दिमाग से आज निकल गया जब मैं PDF बना रही थी। तो मैं अगला वीडियो जो मैथ्स का बनाऊंगी डेफिनेटली मैं एक कोरा पेज लूँगी, उसमें मैं आप सभी को सॉल्व करके बताती जाऊँगी। एक्चुअली मैं इसमें समझाने का मेरा टारगेट ये रहता है कि क्वेश्चन भी पढ़ूंगी, है ना, साथ में आपको बताते जाऊँगी। ऐसा सोच के मैं नहीं डाली थी पिछले वीडियो में। और ये वाला जब PDF मैं बना रही थी तो मैं भूल गई थी कि आप सभी कमेंट किए थे कि कोरे पेज में समझाइएगा करके, तो मैं अगले वीडियो में डेफिनेटली कोरे पेज में समझाऊंगी। ठीक है, आज बस आप सभी जो है मैनेज कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिवाइड करूँगी। तो देखिए इसके बटे में क्या है ना, 8 के बटे में 27 है और ये सभी के बटे में, ठीक है, 19/27। तो जब हम ऐसे को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखिए 8/27 है ना। देखिए मैं इसको फिर से लिखती हूँ, नहीं तो आप सभी कंफ्यूज हो जाएंगे। 8/27 है और ये सबसे बटे में है 19/27। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये 27 ऊपर चला जाएगा और जो 19 है वो यहीं पर ही रहेगा ऐसे। तो यहाँ पर अब हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो आप सभी देख रहे हैं कि ये जो 27 है वो ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 27 से 27 कट गया, तो आ गया कितना 8/19 आ गया। ये सारे मैथ्स के रूल है। ठीक है, कैसे ऊपर नीचे होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को जो मैथ्स है इतना सॉल्व करना आता होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट मतलब कोई भी प्रॉब्लम आता हो तो आप सभी मुझे बेशक कमेंट करके बता सकते हैं। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 8/19। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मिश्रण का क्वेश्चन है। ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछता है व्यापक। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10 धनात्मक संख्याओं का औसत x है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या को 10% बढ़ा दिया जाता है तो औसत है। तो देखिए ये तो सॉल्व ही नहीं करना है इसको, तो इसका आंसर ये ऑप्शन डी 10% बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक संख्या में कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कभी भी ऐसा बोला जाए कि कोई औसत दिया हुआ है, ठीक है, और इसकी प्रत्येक संख्या में इतना बढ़ा दिया जा रहा है या फिर इतना ऐड कर दिया जा रहा है, तो वो कितना बढ़ जाएगा, तो उतना ही बढ़ जाएगा। जितना आप सभी ऐड करेंगे ना, औसत जो है वो उतना ही बढ़ जाएगा। प्रत्येक संख्या में बोला है, अगर किसी एक संख्या में बोलता है तब वहाँ पर हमें सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, और वहाँ पर कुछ वैल्यूज़ भी दिया रहता, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ ये देखना है प्रत्येक संख्या जहाँ पर लिखा है, तो जितना बढ़ाया जाएगा उतना ही बढ़ जाएगा, जितना घटाया जाएगा उतना ही घट जाएगा। क्या, औसत। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए 56 हो गया, 57। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वृत्त की परिधि ज्ञात करना है जिसका व्यास दिया हुआ है। ठीक है, तो व्यास दिया हुआ है कितना 42, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या इसका आधा होता है तो त्रिज्या हो जाएगा 21, और वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr होता है। तो सिंपली इसमें रखना है और सॉल्व करना है। तो 2 × 22/7 × 21, तो 7 या 21 होता है। कितना होता है, 7 या 21 होता है। ठीक है, अब देखिए ये सभी इंटू में ही है। 22 × 2 × 3 भी कर सकती हूँ मैं, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का इंटू कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 6 गुणित अगर हम 22 करेंगे, देखिए इस प्रकार से आइए, क्या था 22 × 3 × 2। ठीक है, ये 2 जो था वो सामने था तो इंटू में है, तो हम कहीं भी आगे पीछे लिख सकते हैं। तो 3 दूनी 6 कर दूंगी मैं। ठीक है, और 22 से का कितना होता है 132 होता है। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये नाव एवं धारा का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। देखिए एक नाव की गति जो है स्थिर पानी में 15 किलोमीटर/आवर है। ठीक है, यह 30 किलोमीटर नदी की धारा के विरुद्ध, ध्यान से सुनेंगे, 30 किलोमीटर दूरी जो है नदी के धारा के विरुद्ध भी जा भी रहा है और धारा के अंतर्गत, कहने का मतलब है जाके वापस भी आ रहा है। ठीक है, धारा के अंतर्गत गति करते हुए पुनः पूर्व स्थान पर 4 घंटा 30 मिनट में वापस आ जाती है। मीन्स जाने और आने में 30 किलोमीटर जाने में और 30 किलोमीटर आने में, एक बार जो है धारा के विरुद्ध जाने में और एक बार धारा के साथ आने में। कहने का मतलब है एक दिशा जो है जब भी आप जाएंगे है ना, तो एक होता है धारा के विरुद्ध, ठीक है, जो नदी की धारा है उसके विरुद्ध जाएंगे, और एक होगा जब आप वापस आएंगे तो धारा की जो दिशा है उसी ओर आएंगे। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जब भी हम धारा के अपोजिट जाते हैं, ठीक है, विरुद्ध जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो नाव की जो गति है या फिर जो चाल है, ठीक है, उसमें से धारा की चाल जो है वो घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि विरोध करेगा ना जब हम विरुद्ध जाएंगे तो। लेकिन जब हम उसकी दिशा में आते हैं, धारा की गति की दिशा में, तो उस कंडीशन में नाव की गति के साथ जो धारा की गति है वो ऐड हो जाएगा।
ठीक है, तब हमें ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, उस समय हमें कम समय लगेगा। तो टोटल समय कितना लग रहा है जाने और आने में? 4 घंटा 30 मिनट। तो हमें क्या निकालना है? नदी की धारा ज्ञात करनी है। तो ये बहुत ही ईजी है। देखिए आप सभी को पता ही है कि जो यहाँ पर टोटल समय दिया हुआ है इसी का ही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है? टोटल समय। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्पेस है, तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, जो स्पीड है ना, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो इसी से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, जो टोटल टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम टाइम जो है उसी को ही निकालेंगे और इससे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब जो नाव है वो धारा के विरुद्ध जाएगा तो उसका जो चाल है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? उसमें से जो धारा की चाल है वो घट जाएगा। तो हमें धारा की चाल ही निकालना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए धारा की गति निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि धारा की गति कितना है? y है। कितना है? y है। तो जब धारा के विरुद्ध जाएगा तो उसकी चाल हो जाएगा, ठीक है, मीन्स नाव की चाल कितनी हो जाएगी? 15 माइनस y हो जाएगा। और धारा की दिशा में जाएगा तो 15 प्लस y हो जाएगा। ठीक है, तब चलिए रखते हैं फॉर्मूले में हम। तो देखिए जो टोटल टाइम दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम रखेंगे। तो डिस्टेंस कितना है? 30 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? जब हम धारा के विरुद्ध जा रहे हैं तो 15 माइनस y, और 30 डिवाइडेड बाय 15 प्लस y जब हम धारा की दिशा में जा रहे हैं। और टोटल टाइम कितना है? 4 घंटा और 30 मिनट। ठीक है, तो 30 मिनट को अगर मैं घंटा में चेंज करती हूँ तो कितना हो जाएगा? हाफ घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो 4 फेंट 1/2 लिख सकती हूँ मैं, एग्जैक्टली लिख सकती हूँ। अब मैं इसको और सॉल्व कर लेती हूँ। तो देखिए 4 संयुक्त मतलब क्या होता है? यहाँ संयुक्त मतलब होता है प्लस का साइन एक तरीके से। ठीक है, तो 4 दूनी 8, इन दोनों का इंटू हो जाएगा और इससे ये ऐड हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 और +1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9/2। ठीक है, कितना आ जाएगा? 9/2। अब देखिए इधर देखिए, ये देखिए ये टोटल टाइम है। ये जो है पहला वाला जो यहाँ पर लिखी हूँ, ये कैसे लिखी हूँ मैं? ये है क्या है? दूरी है। क्या है? दूरी। दूरी को जब मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो क्या मिलता है? समय मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? समय मिलता है। तो जब उसके विरुद्ध गया तो जो टाइम लगा वो, और जो वापस आया वो टाइम लगा, उसका टोटल एडिशन ही दिया हुआ है जो क्वेश्चन है उसमें। तो 9/2 जो है वो उसी का ही है। ठीक है, 9/2 घंटा। अब इसको हम सॉल्व करते तो देखिए 30 कॉमन है, मैं इसको बाहर निकाल देती हूँ। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 15 माइनस y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 15 प्लस y। ठीक है, इसको अभी मैं वैसे ही रहने दे रही हूँ, है ना। अब ये हम उसको नहीं देखेंगे। अब देखिए मैं यहीं पर इसको सॉल्व करके बताती हूँ आप सभी को, जिससे आप सभी को ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम अब क्या करेंगे? तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो हमें इसको अब सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए? देखिए मैं फिर से ही लिख देती हूँ 1 डिवाइडेड, अभी मैं बाहर का छोड़ दी हूँ। ठीक है, अंदर कहीं सॉल्व कर रहे हैं अपन। यहाँ पर माइनस वाला है, यहाँ पर प्लस है, डिवाइडेड बाई 15 माइनस y। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम इधर इंटू कर देंगे, इसको इधर। तो 15 माइनस y प्लस 15 प्लस y, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। देखिए यहाँ पर है 15 माइनस y, वैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस का साइन है, फिर भी आप सभी को कन्फ्यूज़न ना हो करके मैं फिर से लिखी हूँ, क्योंकि हर बच्चा जो है वो मैथ्स वाला नहीं है ना। तो आप सभी जो भी मैथ्स वाले बच्चे होंगे वो थोड़ा सा मैनेज करते हुए चलेंगे, और अगर आप सभी को सॉल्व कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप सभी आगे जा सकते हैं, इसमें मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, तो देखिए अभी हम इसको इधर इंटू करेंगे, प्लस 15 माइनस y, और नीचे में क्या होता है? इन दोनों का इंटू हो जाता है आपस में। तो इंटू हो जाकर तो देखिए यहाँ पर क्या है? ये माइनस में है और यहाँ पर ये प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा? 15 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ तो एक चीज़ आप सभी को समझ में आएगा कि ये माइनस में है y जो है, और यहाँ पर प्लस में, तो y से y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 15 है, तो ये क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तब हम इसको लिखते हैं 30 डिवाइडेड बाय कितना आया? 15 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिखूँ? आप सभी एक फार्मूला पढ़े होंगे, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो इसका क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वहीं से ही ये आया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इतना आ गया। अब देखिए बाहर में पहले ही मैं 30 निकाल दी थी, तो अंदर में भी क्या आया मेरा? 30 डिवाइडेड बाय 15 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर आया। ठीक है, अब हम इसको अंदर में इंटू कर देंगे, तो 30 गुने 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। और यहाँ पर 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, और ये माइनस y का स्क्वायर। अब इज इक्वल टू में क्या है फ्रेंड्स, है ना। तो इज इक्वल टू में क्या था? 9/2 था। क्या था? 9/2। तो 9 एकम 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 100। क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? आगे अब इसको सॉल्व करने के लिए तिर्यक गुना करेंगे। ठीक है, 2 का इंटू करेंगे इससे, और इसका इंटू करेंगे इधर। तो 9 तो क्या हो चुका है? कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पर 9 के बदले क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो जब हम इसको तिर्यक गुना करेंगे तो देखिए क्या आएगा?
तो जब हम तिर्यक गुना करेंगे, ठीक है, तो इधर चला जाएगा 225 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है 225 है, और इधर आ जाएगा 2, यहाँ पर 100 था, ठीक है, 100 इंटू 2, और 2 को हम इधर इंटू करें तो यहाँ पर आएगा 200 इज इक्वल टू 225 माइनस वाई का स्क्वायर। अब मुझे वाई की स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इधर ये माइनस में है तो मैं इसको इधर ले आऊँगी और 200 को इधर ले आऊँगी, ठीक है। तो 225 में से जब मैं 2 घटाऊँगी, 225 में से जब मैं 200 घटाऊँगी तो कितना आ जाएगा, सिर्फ 25 बच जाएगा, ठीक है। और वाई को मैं इधर लेके आऊँगी तो इधर माइनस था तो इधर प्लस हो जाएगा, तो वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो देखिए 5 किसका स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो जो 25 है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 25 को 5 के स्क्वायर लिख सकती हूँ कि नहीं, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू कितना आ गया 5, ठीक है, कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, 5 किलोमीटर पर आवर। इसी प्रकार से आप सभी को सॉल्व करना है, ये कुछ भी नहीं है, अगर आप सभी ने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लिया होगा तो ये उसी के अंतर्गत ही आता है। अब आगे देखते हैं, ये औसत का क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी तथा सी का औसत भार 45 किलो है। यदि ए तथा बी का औसत भार 40 किलो, बी तथा सी का औसत भार 43 किलो है तो बी का भार होगा। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए ए बी सी का औसत भार दिया हुआ है तो हम ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसका औसत भार दिया हुआ है, ठीक है। तो औसत इज इक्वल टू क्या होता है, औसत इज इक्वल टू होता है योग बटा, मीन्स जो भी इनका भार है उसका योग बटा उनकी संख्या, ठीक है। तो ये होता है औसत। तो मैं इन तीनों के ये जो भार है उसका एडिशन जो है वो निकाल सकती हूँ, डेफिनेटली निकाल सकती हूँ। 3 को इधर ट्रांसफ़र कर दूँगी तो इन तीनों का एडिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं ये 3 को इधर ट्रांसफ़र कर देती हूँ, तो देखिए इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 3 पंचे 15 होता है, ठीक है। हाफ इला 1 4 या 12 होता है, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, तो 135 आ गया, कितना आ गया 135, ठीक है। तो इस प्रकार ए प्लस बी प्लस सी का एडिशन मिल गया मुझे, ठीक है, कितना मिला 135। अब आगे देखिए ए प्लस बी, ठीक है, ए और बी का औसत दिया हुआ है 40, तो ए और बी का जो टोटल है वो भी निकाल सकती हूँ मैं, तो ए और बी ए पर कैपिटल में, ठीक है। तो ए और बी, ए प्लस बी का जो औसत है वो 40 है, ठीक है। तो मैं इनका एडिशन भी निकाल सकती हूँ, जैसा इसको निकाली वैसा उसको भी निकाल लूँगी। तो यहाँ पर संख्या 3 था, इसे 3 से इंटू करें, यहाँ पर 2 है इसे 2 से इंटू कर देंगे तो 40 दूनी 80 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हम बी प्लस सी निकाल सकते हैं। यहाँ पर बी और सी का औसत दिया हुआ है 43, तो 43 को मैं 2 से इंटू करूँ तो कितना आ जाएगा 86 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 86। अब देखिए यहाँ पर है ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर है ए प्लस बी बी प्लस सी। तो देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस 2b प्लस सी मिल जाएगा। मीन्स कहने का मतलब है कि इसमें बी जो है वो 2 बार आएगा, कितने बार आएगा 2 बार आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 8 में, देखिए 80 में मुझे 86 ऐड करना है, तो देखिए 0 और 6 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 8 और 8 ऐड करेंगे तो 166 आएगा, ठीक है। तो आप सभी देख रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी है ना, तो 2b प्लस सी कर रही हूँ तो ये ज़्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें भी 2 बार आए हैं। तो अगर मैं इससे, ठीक है, मतलब इसको इससे घटा दूंगी, ठीक है, किससे, ध्यान से सुनेंगे आप सभी। अगर हम इतना, देखिए ये क्या है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, नहीं तो आप सभी को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 135 है, ठीक है। और जब मैं ऐड करी इसको तो ए प्लस 2b प्लस सी मिला है, कितना 166। तो मतलब इसमें बी जो है वो 2 बार है, इसलिए मैं इसको इससे घटा दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, बी की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया, क्योंकि बी इसमें 2 बार शामिल है। तो अब हम घटा देते हैं, 135 कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो देखिए 6 में से मैं 5 घटाऊंगी तो 1 आएगा, ठीक है। और 6 में से मैं 3 घटाऊंगी तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो कितना आएगा 31, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 31। तो इस प्रकार तो 31 kg है, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। मीन्स बी का भार कितना होगा, 31 किलो। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चंस जो मैं लास्ट टाइम जो वीडियो कराई थी है ना, उसका जो बचा हुआ क्वेश्चन था उसी का ये थोड़ा सा भाग और करवा दी हूँ। अब वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर इसको स्टॉप कर रही हूँ। अगले वीडियो में हम जो 30 क्वेश्चन है, ठीक है, उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आप सभी को ये वीडियो समझ में आया कि नहीं, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो बेशक कमेंट करिएगा, और जो भी नए बच्चे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।